नमस्कार। हाँ। आज हम एक ऐसे मामले पर बात करने जा रहे हैं जिसने हाल ही में काफ़ी सुर्खियां बटोरी और लोगों को सच में झकझोर दिया। ये है मेरठ का वो तथाकथित ड्रम मर्डर केस। हमारे पास इस घटना से जुड़े कई न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, कुछ डिटेल्स हैं और आज हम इन्हीं के आधार पर इस केस को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। मकसद ये है कि केस के जो मुख्य तथ्य हैं वो सामने आए, इसमें जो लोग शामिल हैं उनकी क्या भूमिका रही, क्या पृष्ठभूमि थी और पुलिस जांच कहाँ तक पहुंची, क्या पहलू सामने आए हैं और सबसे ज़रूरी, इस घटना का समाज पर क्या असर पड़ा है, इस पर भी बात करेंगे। मामला है तो दिल दहलाने वाला, इसमें कोई शक नहीं। न सिर्फ हत्या, बल्कि जिस तरह से वो सबूत मिटाने की कोशिश हुई, एक प्लास्टिक के ड्रम में शव रखकर सीमेंट से भर देना, ये अपने आप में बहुत भयानक है। और फिर वो एक छोटी बच्ची के कथित शब्द पापा ड्रम में है, इसने तो जैसे पूरी कहानी को और भी ज्यादा मार्मिक और खौफनाक बना दिया। ठीक है, तो चलिए इसे परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हुआ क्या था, मतलब घटना क्या थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोप ये है कि 4 मार्च 2025 की रात को मेरठ के इंदिरा नगर इलाके में मुस्कान रस्तोगी नाम की महिला ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या कर दी। सौरभ एक पूर्व मर्चेंट नेवी ऑफिसर थे। हाँ, और ये बात यहीं खत्म नहीं हुई। जैसा कि आरोप है, हत्या के बाद जो हुआ वो उस अपराध को और भी भयानक बना देता है। कथित तौर पर उन्होंने सौरभ के शव के टुकड़े किए। टुकड़े? ओह। जी। और फिर सबूत मिटाने के लिए, पूरी तरह से नष्ट करने के इरादे से उन टुकड़ों को एक बड़े नीले रंग के प्लास्टिक ड्रम में डाला और फिर उसे ऊपर तक सीमेंट से भर दिया ताकि पहचान या शव का मिलना ही नामुमकिन हो जाए। इसमें जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वह है अपराध को छुपाने का ये सोचा समझा ठंडा तरीका। हाँ, ये अचानक गुस्से में हुआ कुछ नहीं बिल्कुल लगता। नहीं, ये पूरी तरह से एक प्लान्ड विभत्स योजना लगती है। और कुछ रिपोर्ट्स में ये भी आया था कि शायद पहले उनका प्लान शव को सूटकेस में डालकर ठिकाने लगाने का था। हाँ, ये बात भी सामने आई थी कि पहले सूटकेस का सोचा गया, लेकिन शायद वो फिट नहीं हुआ या उन्हें सही नहीं लगा। तब उन्होंने ये ड्रम और सीमेंट वाला तरीका अपनाया। ये पूरी प्रक्रिया, मतलब पहले एक तरीका सोचना, फिर दूसरा अपनाना, ये तो उनके इरादे और तैयारी को और पुख्ता करता है। सही कहा। अपराध के बाद सबूत मिटाने के लिए इस हद तक जाना, पहले सूटकेस, फिर ड्रम, फिर सीमेंट, ये सिर्फ तैयारी नहीं दिखाता, ये शायद उनके अंदर का डर भी दिखाता है। पकड़े जाने का डर और स्थिति को पूरी तरह कंट्रोल करने की कोशिश। हाँ। ये तरीका जितना क्रूर है, उतना ही उनकी मानसिकता के बारे में भी बताता है कि वो किस हद तक जा सकते थे। और इसी सब के बीच वो सबसे दिल दुखाने वाली बात सामने आई। जब सौरभ राजपूत लापता थे और घर पर तलाश चल रही थी, तो रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी छोटी बेटी ने कहा बहुत मासूमियत से, पापा ड्रम में है। शायद उस वक्त किसी ने उतना ध्यान ना दिया हो, लेकिन बाद में जब सच सामने आया तो इस एक लाइन ने जैसे पूरी त्रासदी को उजागर कर दिया। वाकई, एक बच्चे के मुंह से निकले ये शब्द, उफ, ये स्थिति की भयावहता को कई गुना बढ़ा देते हैं। ये सिर्फ अपराध की क्रूरता नहीं दिखाता, बल्कि उस मासूम पर, पूरे परिवार पर जो भावनात्मक चोट पहुंची है, उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। सही बात है। ये दिखाता है कि ऐसे अपराध सिर्फ एक जान नहीं लेते, कई जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल देते हैं। ऐसी मानवीय त्रासदी ही इन मामलों को सिर्फ एक क्राइम रिपोर्ट से कहीं ज्यादा बना देती है। बिल्कुल। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं जांच और कानूनी कार्रवाई पर। पुलिस ने जाहिर है मामले को गंभीरता से लिया होगा। घटना के बाद करीब 2 महीने लगे और 12 मई 2025 को पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट फाइल की, और वो भी 1000 पन्नों से ज्यादा की। इसमें क्या खास था? ये इतनी मोटी चार्जशीट क्या बताती है? देखिए, 1000 पन्नों की चार्जशीट, ये अपने आप में काफी कुछ कहती है। पहली बात तो ये कि जांच बहुत डिटेल्ड हुई है। ये सिर्फ एक शुरुआती रिपोर्ट नहीं है, बल्कि जांच के पहले फेज का एक तरह से नतीजा है। इसमें पुलिस ने सारे सबूत, गवाहों के बयान सब इकट्ठा किए होंगे। इतने बड़े डॉक्यूमेंट का मतलब है कि केस कॉम्प्लेक्स है। इसमें कई तरह के सबूत होंगे, जैसे फॉरेंसिक रिपोर्ट्स। हाँ, वो तो जरूरी होंगी। बिल्कुल। शायद डीएनए सैंपल्स, फिंगरप्रिंट्स, सीमेंट से सबूत कैसे निकाले गए, इसका ब्यौरा, कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड्स यानी सीडीआर्स,
जो अभियुक्तों के बीच बातचीत या उनकी लोकेशन साबित कर सकें। ओके। और फिर गवाह, डायरेक्ट या परिस्थितिजन्य, और बाकी सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, ये सब मिलकर ही प्रोसिक्यूशन का केस मजबूत बनाते हैं कोर्ट में। और इसी जांच के दौरान एक और बात साफ हुई थी। शुरू में कुछ अफवाहें थीं कि शायद इसके पीछे कोई काला जादू या तंत्र मंत्र का चक्कर हो सकता है। हाँ, ये बात उड़ी थी शुरू में, लेकिन पुलिस ने इसे खारिज कर दिया है ना? जी बिल्कुल। और पुलिस का ये स्पष्टीकरण बहुत जरूरी था। क्यों? मतलब क्यों जरूरी था ये साफ करना? क्योंकि अक्सर ऐसे सनसनीखेज मामलों में जहां मोटिव तुरंत साफ ना हो, तो समाज में, मीडिया में अटकलें लगने लगती हैं। और कभी-कभी ये अटकलें अजीब दिशाओं में चली जाती हैं, जैसे काला जादू, तांत्रिक वगैरह। हाँ, होता है ऐसा। ये न सिर्फ जांच को भटका सकता है, बल्कि लोगों में गलतफहमी भी पैदा कर सकता है। तो पुलिस का इसे खारिज करना हाँ। मामले को वापस असलियत पर लाता है। सही। फोकस फिर से वास्तविक मकसदों, सबूतों और इंसानी बर्ताव पर आ जाता है, जी। न कि किसी कल्पना पर। ये न्याय के लिए भी जरूरी है। तो अगर काला जादू नहीं, तो फिर असली वजह क्या हो सकती है? रिपोर्ट्स और जांच में क्या संभावित मकसद सामने आए हैं? एक तो मुस्कान और साहिल शुक्ला के बीच प्रेम संबंध की बात है। हाँ, वो एक एंगल है। दूसरा, मुस्कान और सौरभ के बीच शादी में अनबन, तनाव की खबरें भी हैं। जी। और तीसरा, कुछ पैसों का मामला, आर्थिक मुद्दे या लेन देन का भी जिक्र है। ये सब मिलकर तो काफी उलझा हुआ लगता है। बिल्कुल, ये एक बहुत अहम सवाल है कि असल वजह क्या थी, और अक्सर ऐसे अपराधों के पीछे कोई एक सीधी वजह नहीं होती। जैसा आपने कहा, यहाँ प्रेम संबंध, शादी की दिक्कतें और पैसे, ये तीनों ही बहुत पावरफुल, तनाव पैदा करने वाले फैक्टर्स हो सकते हैं। तो क्या ये अलग अलग हैं या जुड़े हुए हैं? ज्यादातर मामलों में ये जुड़े होते हैं। हो सकता है प्रेम संबंध ने शादी की कलह को और बढ़ाया हो, या फिर पैसों की तंगी ने रिश्तों पर और दबाव डाला हो, जिससे हालात बिगड़ गए। जब ये तीनों चीजें मिल जाती हैं, धोखा, रोज का तनाव और पैसे की कमी, तो एक बहुत विस्फोटक मिक्सचर बन सकता है। सही। ये इंसान को हताशा, गुस्से और शायद गलत फैसलों की तरफ धकेल सकता है। तो ये अलग अलग मकसद नहीं, बल्कि एक जटिल जाल जैसा है, जहां एक प्रॉब्लम दूसरी को जन्म देती है। और इसी जटिलता के बीच एक और पहलू सामने आया, जो इसके सामाजिक असर को दिखाता है। खबर आई कि मुस्कान की गिरफ्तारी के बाद उसके अपने माँ बाप ने पब्लिकली उसे रिश्ता तोड़ दिया। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ी घटना थी। ये बहुत बड़ा कदम है किसी भी पेरेंट्स के लिए। इसके क्या मायने हो सकते हैं? ये वाकई बहुत मार्मिक है और सोचने पे मजबूर करता है। किसी माँ बाप के लिए ऐसी स्थिति अकल्पनीय होती है। उनका अपनी बेटी से सार्वजनिक तौर पर रिश्ता तोड़ना, इसके पीछे कई गहरी भावनाएं और सामाजिक दबाव हो सकते हैं। जैसे? पहला तो समाज का प्रेशर। ऐसे अपराध के बाद परिवार पर जो बदनामी का डर होता है, उससे खुद को अलग करने की कोशिश हो सकती है। अच्छा। दूसरा, ये उनके अपने दुख, शर्म और शायद गुस्से का इजहार भी हो सकता है। उन्हें लग सकता है कि उनकी बेटी के कामों ने न सिर्फ एक जान ली, बल्कि पूरे परिवार की इज्जत, भविष्य सब दांव पर लगा दिया। और तीसरा, ये समाज को ये बताने का तरीका भी हो सकता है कि वो ऐसे किसी काम का समर्थन नहीं करते। ये दिखाता है कि कैसे एक इंसान का अपराध उसके पूरे परिवार और सामाजिक ताने बाने को बिखेर सकता है। बिल्कुल। अब आते हैं इसके व्यापक प्रभाव पर। जैसा हमने शुरू में कहा, इस केस की क्रूरता, हत्या, फिर शव के टुकड़े, फिर वो ड्रम और सीमेंट, इन सब ने मिलकर देश भर में, मीडिया में लोगों में जबरदस्त गुस्सा पैदा किया। ये सिर्फ एक और क्राइम न्यूज़ नहीं बनी, इसने लोगों को अंदर तक हिला दिया। ऐसा क्यों होता है? कुछ अपराध दूसरों से ज्यादा क्यों जग जोड़ते हैं? ये एक जरूरी सवाल है कि समाज कुछ घटनाओं पर इतनी शिद्दत से रिएक्ट क्यों करता है। इस मामले में कई बातें हैं। पहला तो, जैसा आपने कहा, अपराध की एक्सट्रीम क्रूरता, शरीर की ऐसी बेकदरी, उसे छिपाने का वो तरीका, ड्रम, सीमेंट, ये हमारी इंसानी संवेदनाओं पर सीधा हमला है। इसे समझना भी मुश्किल लगता है। हाँ। दूसरा, ये मामला शादी जैसे रिश्ते के अंदर भरोसे के टूटने का सिंबल है। एक रिश्ता जिसे सुरक्षा और प्यार का बेस माना जाता है, उसी में इतनी हिंसा, इतना धोखा, ये लोगों को असुरक्षित महसूस कराता है, उनके यकीन को हिला देता है। सही बात है। तीसरा, इसमें वो मार्मिक एंगल, जैसे बेटी के वो शब्द, कहानी को और मानवीय और दर्दनाक बना देते हैं। लोग इमोशनली कनेक्ट कर जाते हैं। शायद ये सब मिलकर हमारे जो सामूहिक मूल्य हैं, सुरक्षा की भावना है, न्याय की उम्मीद है, उस पर एक सीधा हमला लगता है। इसीलिए रिएक्शन इतना तेज और बड़ा होता है। तो अगर हम इससे कुछ सीखने की कोशिश करें, इस पूरे मामले से,
क्या बड़े सबक निकलते हैं? ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी न होकर हमें क्या बताता है? इसके कई गहरे मतलब हैं। पहला तो ये हमें अपराध की प्लानिंग और उसे अंजाम देने के तरीकों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। कैसे धोखे और छिपाव का इस्तेमाल करके भयानक काम किए जाते हैं और फिर उन पर पर्दा डालने की कोशिश होती है। हाँ। दूसरा, ये फोरेंसिक साइंस के महत्व को और उसकी चुनौतियों को दिखाता है। सोचिए, सीमेंट से भरे ड्रम से सबूत निकालना, शव की पहचान करना, मौत की वजह पता करना, कितना मुश्किल रहा होगा। जाहिर है, बहुत मुश्किल। ये दिखाता है कि सच तक पहुंचने के लिए साइंटिफिक जांच कितनी जरूरी है। तीसरा, ये हमारे जस्टिस सिस्टम पर पड़ने वाले दबाव और समाज में जवाबदेही की बढ़ती मांग को दिखाता है। लोग चाहते हैं कि ऐसे मामलों में जल्दी न्याय हो। बिल्कुल। और आखिर में यह हमें इंसानी रिश्तों की जटिलताओं, धोखे की गहराइयों और मुश्किल हालात में इंसान के बर्ताव के अंधेरे कोनों के बारे में भी सोचने पर मजबूर करता है। और जैसा कि एक स्रोत में एक कंटेंट क्रिएटर @informative009 का जिक्र था, इस तरह की दुखद कहानियों का एक और पहलू भी है। क्या इनका इस्तेमाल समाज में जागरूकता फैलाने के लिए किया जा सकता है, जैसे घरेलू हिंसा के खतरों के बारे में या रिश्तों में भरोसे के महत्व पर बात करने के लिए, बेशक बहुत संवेदनशीलता से? हाँ, ये बहुत ही नाजुक लेकिन जरूरी बैलेंस है। एक तरफ ऐसे मामलों को आसानी से सनसनीखेज बनाया जा सकता है, जो सिर्फ व्यूज या टीआरपी बढ़ाता है। सही। लेकिन दूसरी तरफ अगर जिम्मेदारी और संवेदनशीलता से काम लिया जाए, तो इन घटनाओं का इस्तेमाल वाकई में जागरूकता बढ़ाने के लिए हो सकता है। बिल्कुल। इनसे लोगों को वार्निंग साइंस, रेड फ्लैग्स पहचानने में मदद मिल सकती है। घरेलू हिंसा के शिकार लोगों को मदद के लिए आगे आने को प्रोत्साहित किया जा सकता है। समाज को रिश्तों में बातचीत और सम्मान के महत्व के बारे में सिखाया जा सकता है। कानूनी प्रक्रिया के बारे में भी बताया जा सकता है। लेकिन सबसे जरूरी यह है कि ये सब करते हुए विक्टिम और उनके परिवार की गरिमा का ध्यान रखा जाए। कहानी को सिर्फ एंटरटेनमेंट या सनसनी न बनाया जाए। हाँ, ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। बिल्कुल, मीडिया और कंटेंट क्रिएटर्स की यहाँ बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो संक्षेप में कहें, हमने आज मेरठ ड्रम मर्डर के केस के कई अहम पहलुओं पर बात की। घटना का वो भयानक विवरण, पुलिस जांच की दिशा, उसके पीछे के कथित जटिल मकसद और समाज पर उसका गहरा असर। ये एक ऐसा मामला है जो सिर्फ फैक्ट्स और सबूतों तक ही नहीं रहता, बल्कि इंसानी भावनाओं, रिश्तों और सामाजिक मूल्यों के कई मुश्किल सवाल भी खड़े करता है। बिल्कुल, और ये हमें कुछ गहरे सवालों के साथ छोड़ जाता है, जिन पर शायद हम सबको सोचने की जरूरत है। जैसे कि इस तरह के मामलों में धोखे की असलियत क्या होती है? जब कोई इतना करीबी ही जान लेने जैसा कदम उठाता है, तो उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है? क्या ये सिर्फ व्यक्तिगत प्रॉब्लम का नतीजा है, या इसमें समाज के दबाव, हालात की भी भूमिका होती है? और हमारी न्याय व्यवस्था के सामने ऐसे कॉम्प्लेक्स मामलों में, जहां शायद डायरेक्ट सबूत कम हो और परिस्थितिजन्य सबूतों पर ज्यादा निर्भर रहना पड़े, वहां इरादा साबित करने की, मतलब मिन्स रेया, क्या चुनौतियां होती हैं? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हर ऐसा मामला हमारे सामने लाता है, और जिनका जवाब ढूंढना शायद समाज के तौर पर हमारे लिए जरूरी है। निश्चित रूप से ये गहरे सवाल है जिन पर सोचा जाना चाहिए। आज की इस विस्तृत चर्चा को हम यहीं खत्म करते हैं।